हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे नहीं पता कि आपका इंटरव्यू होना है नहीं होना है। इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इतना मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोसेसेस जो हैं उनके टच में रहूं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो बना दो इंटरव्यू के टिप्स पे, तो मैंने बना दिया। सेकंड रिक्वेस्ट ये आई हुई है कि प्लीज़ जीएसटी और एक्साइज के बारे में मैं थोड़ा एक्ट के बारे में समझा दूँ। तो जीएसटी के बारे में समझा देता हूँ आज, एक्साइज के बारे में बताऊँगा कल। तो जीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका नाम पड़ा थोड़ा सा मिसनॉमर है। एक्चुअल में जीएसटी एक वैट ही है, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है जिसको 100 रुपये में आपने खरीदा, 100 रुपये के ऊपर अगर 10% हम टैक्स लगाते हैं, एक्साइज टैक्स, तो हो गई उसकी कीमत 110 रुपया। यानी मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, जहाँ चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वहाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है। और जैसी फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो वो प्रोडक्ट 100 रुपये के बजाय 110 रुपये का निकलेगा। अब जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो हर स्टेट उसके ऊपर क्या लगाएगी, सेल्स टैक्स। तो जो सेल्स टैक्स होता है, मान लीजिए, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ, वो भी 10% है। तो 110 के ऊपर 10% हो गया 11 रुपये। तो यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन गया 121 रुपये का। अब सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि आपने 110 रुपये के ऊपर अपना सेल टैक्स लगाया, यानी कि ऑलरेडी 10 रुपये टैक्स थे। टैक्स के ऊपर 10% टैक्स लगाया, जो 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, जिसकी वजह से कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, क्रिएट होता है कि ऑलरेडी जो चीज़ थी उसको टैक्स लगा के महंगा किया, उस पर फर्दर टैक्स लगाते चले जाओगे। और मान लो इस तरह से अगर 4 से 5 टैक्स लग जाएं तो एक्चुअल कॉस्ट जो है, एक्चुअल प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो कितना बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि एक सीएसटी नाम का टैक्स भी बीच में लगता था, जिसको 2.5% टैक्स का जिसका स्लैब था, तो और फर्दर एक कॉस्ट एस्केलेट होती थी। तो इस चीज़ को डू अवे करने के लिए कंसेप्ट ऑफ वैट लाया गया, वैल्यू एडिड टैक्स। यानी कि जो जो प्रोडक्ट में जितना वैल्यू ऐड करेगा वो उतने पे टैक्स लगाएगा। आप इसको दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसको बेचने गया, तो मैं 10% के हिसाब से उस पर टैक्स दूंगा 10 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में मैं 110 रुपये का तो प्रोडक्ट मैंने खरीदा, लेकिन मैं उसको 10 रुपये अपना मार्जिन डाल के उसको 120 रुपये का बेचना चाहता हूँ। अगर मैं उसको 120 रुपये का बेचना चाहता हूँ अपने 10 रुपये का मार्जिन डाल के, तो मैं अब जो टैक्स पे करूंगा वो मेरी की हुई वैल्यू ऐड पे करूंगा। यानी कि 10 रुपये के ऊपर 10% टैक्स, 1 रुपया टैक्स मैं दूंगा। मैं 1 रुपया टैक्स दूंगा क्योंकि सरकार ने पहले ही 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये टैक्स ले लिया ना, 10% टैक्स तो ले लिया। 100 रुपये के ऊपर 110 जो बन रहा था आपका, वो 10 रुपये टैक्स चला गया। लेकिन अब मैं जो टैक्स दूंगा वो मैं 1 रुपये का ही टैक्स दूंगा। तो ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स। अगर हम यहां तक क्लियर हैं तो यहां से आगे मूव करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी भी एक वैल्यू एडिड टैक्स ही है, जिसमें जितना जितना आप वैल्यू ऐड करते चले जाओगे उतना उतना आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अब तक जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे थे उन एग्जाम्पल्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे। जीएसटी इज अ वैट, जीएसटी बेसिकली इज अ वैट विच इज इम्पोज्ड अपॉन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी आने से पहले बहुत तरह के मल्टीपल टैक्सेस होते थे, जिसको कहा जाता था एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल वैट, सर्विस टैक्स, स्टेट का वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंटरटेनमेंट, ये वो मल्टीपल टैक्स होते थे। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल टैक्स लगते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती थी, और कुछ बचे वो टैक्सेस जो हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज, जो लोकल गवर्नमेंट होते वो लगाती थी। इसकी वजह से एक्चुअल जो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता था टैक्स ऑन टैक्स लगने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो थे इन्फ्लेशन आ जाती थी उनके प्राइस में। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ से थोड़ा मतलब इसको कोप करने के लिए कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, जीएसटी लाया गया। एक और जीएसटी लाने का कारण था कि पहले क्या होता था कि हर स्टेट का अपना वैट था। मेरी स्टेट का अपना वैट था, जेएंडके का, पंजाब का अपना था, हर स्टेट का अपना टैक्स होता था जो सेल पॉइंट पे लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स। वो जो टैक्स वैट कहा जाता था उसकी टैक्स रेट हर स्टेट में डिफरेंट थे। हर स्टेट में डिफरेंट रेट होने की वजह से तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था।
जो कि बहुत ही बड़ा एक लेक्यूना था। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट अपने आप में एक मार्केट थी। इंडिया वॉज नॉट अ इंटीग्रेटेड मार्केट। अगर आपको इंडिया से बाहर ट्रेड करना है तो सस्ता पड़ेगा, विद इन इंडिया करना है तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट का अपना वैट होता है। अब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखो, जो जीएसटी है या जो वैट है, ये वो टैक्सेस हैं जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट जो होता है ना, वहां लगते हैं। अपनी पुरानी एग्जांपल पे वापस आते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, समझिए इस चीज को। मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, मैं ए हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, उस पर 10% जीएसटी पे किया, ठीक है। 110 रुपया मैंने अपने, जो मेरा क्लाइंट बी है जिसने मेरे से वो प्रोडक्ट खरीदा है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जो मेरा क्लाइंट है मैंने उससे 110 रुपया चार्ज कर लिया। 100 रुपया मेरे प्रोडक्ट का, 10 रुपये टैक्स का। अब मैंने वो चार्ज करके अपने पास रख लिया। 100 रुपया मेरा प्रॉफिट था जो मेरे बैंक अकाउंट में गया। 10 रुपये मैंने जीएसटी फाइल करके, रिटर्न फाइल करके 10 रुपये सरकार के खाते में जमा करवा दिए। अब आगे वाला जो क्लाइंट था मेरा बी, जिसकी मैं बात करूंगा, मैं ए हूं, वो बी है। बी के पास वो प्रोडक्ट 110 रुपये में आया। अब वो उसमें 10 रुपये का वैल्यू ऐड करता है, यानी वो उस प्रोडक्ट को 120 में बेचना चाहता है। अगर वो 120 में बेचना चाहता है तो उसको 120 सेल प्राइस जो है, उसने बी ने सी को बेचा तो सेल प्राइस 120 हुआ। 120 के ऊपर वो जीएसटी पे करेगा 10%। 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपये। अब मजे की बात इसमें क्या आती है, तो जो टैक्स अब मेरा बनता है 12 रुपये में, वो पूरा नहीं दूंगा। मैं क्लेम करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं कहूंगा कि मैंने जब ए से खरीदा था, बी ने जब ए से खरीदा था, तो ए को वो 10 रुपये दे चुका टैक्स के, वो 10 रुपये सरकार के पास चले गए। तो मेरा जो टोटल टैक्स बनेगा 12 रुपये, उसमें से मैं पिछले 10 को माइनस करूंगा, यानी कि आई विल क्लेम दैट 10 रुपीज एट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यानी कि जो मेरे को कन्वीनियंटली सरकार को पे करना है, वो बचा हुआ वैल्यू एडिड जो मैंने किया, जो मैंने वैल्यू ऐड किया, उसके ऊपर जो 10% बनेगा मैं वही दूंगा। लेकिन खाते में जो दिखाने के लिए होता है कि मैं पिछला टैक्स जो है वो उसको क्लेम करता हूं। और ये कब तक क्लेम किया जा सकता है, जब तक बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, वहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होता है। जैसे ही बिजनेस टू कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर ये क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट पेयर ऑफ द टैक्स। आई होप आपको आईटीसी का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया, क्योंकि इसी से आगे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। अब आपके अगर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स है, तो आप अपनी स्टेट के अंदर तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो, लेकिन आप जब दूसरी स्टेट में मूव करते हो तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आईटीसी था वो पंजाब सरकार के पास था। पंजाब और जेएंडके के बीच में ऐसा कोई लाइजनिंग, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कि हम अपना टैक्स एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकें। तो इसीलिए एक नया टैक्स बनाया गया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वो कब चार्ज किया जाता था, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होते थे, तो उसके ऊपर फॉर्म सी भर के एक 2.5% का कुछ टैक्स लगाया जाता था। उसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो कि बेसिकली आईटीसी सीमलेस हो जाए, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आईटीसी सीमलेस वे में ट्रांजैक्ट हो जाए। आप तमिलनाडु से खरीदो, मणिपुर से खरीदो, महाराष्ट्र से खरीदो, जेएनके में आके बेचो, आप सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अपने जेएनके में क्लेम करोगे, और जेएनके गवर्नमेंट को उसका जो है टैक्स मिल जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब जीएसटी जो है ना, उसकी स्लैब्स हैं। 0% है, देन देयर इज 5%, देन देयर इज 12%, 18%, 28%। लेकिन इसमें मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था कि प्रीशियस मेटल्स जो होती हैं उसके ऊपर टैक्स स्लैब शायद 3% है, और प्रीशियस स्टोन्स का डिफरेंट है। आप चेक करें ना, 1% है या कुछ हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये आपको चेक करना है। प्रीशियस स्टोन यानी जो डायमंड्स हैं, जो जिस प्रकार के नीलम होते हैं, इस तरह के जो ब्लू सफायर जो स्टोन्स हैं, इसके ऊपर अलग टैक्स रेट है। प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इसके ऊपर 3% टैक्स लगता है। 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो है टोटल जीएसटी आपको दिखता है। इस जीएसटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, यानी कि आधा इसको डिवाइड कर लो। अगर 5% टैक्स लगता है तो 2.5% सीजीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, और 2.5% एसजीएसटी है जो उस स्टेट के खाते में जाता है जहां पे प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरर को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम होगा, उस स्टेट को सारा का सारा टैक्स जो है अमाउंट 2.5%, 5% का मिल जाएगा। उसी तरह से 12% के फर्दर क्या कर लेंगे, हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। 6 6 18 को 2 में डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी 9%, और
SGST 9% और 28 का भी इसी तरह से हम 14 में ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब तीसरा सवाल आता है कि अगर 3 टैक्स हैं जीएसटी के अंदर, एक CGST, एक SGST, फिर एक IGST भी आपने सुना होगा, एक UTGST भी सुना होगा। UTGST कुछ नहीं है, SGST ही है, लेकिन SGST जब यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट होगा तो उसका नाम UTGST कर दिया गया था, क्योंकि यूटी का एक्ट जो है एक साथ पास किया था पार्लियामेंट ने। देन व्हाट इज IGST? IGST कुछ नहीं है, CGST और SGST को कंबाइन कर लिया गया। कंबाइन करके जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो वहां पे CGST SGST अलग अलग नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक टैक्स लिखा जाता है, इंटीग्रेटेड GST, IGST। तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमारे टैक्स क्या होते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। ये 4 टैक्सेस भी बता दिए, कुछ नहीं है, इसी टैक्स के अलग अलग वेरिएशंस हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। अब इसका एक एडवांटेज और था, सर्विस टैक्स जो है उसका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते थे वैट में, वैट का सर्विस टैक्स में नहीं कर सकते थे। अब आप इंटर ITC भी कलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप सर्विसेज का काम करो, जो ठेकेदार है, अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे वो सीमेंट खरीदता है, सरिया खरीदता है, उसके ऊपर जो GST पे करेगा, उसको वो अपनी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है सरकार को, उस पर जो सर्विस टैक्स लगेगा उसमें वो ITC के तौर पे क्लेम कर सकता है। तो एक बड़ा ही एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ रिफॉर्म था टैक्सेशन रिजीम इंडिया की। इसके एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेज नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल टैक्स रिजीम्स जो इंडिया में थी उसको इंटीग्रेट करके एक टैक्स रिजीम लाया गया। सेकंड, सिंप्लीफाई कर दिया गया टैक्सेशन सिस्टम को, इंडिया को एक सिंगल मार्केट में बांध के रख दिया कि अब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री पे आपको नाके पे खड़े होकर एंट्री टैक्स पे नहीं करना। आपको GST का बिल है, बिल लेके पूरे इंडिया में कहीं भी अपने प्रोडक्ट को जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, सीमलेस बिजनेस की वजह से इंटरनल ट्रेड जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसको बूस्ट मिला इंडिया के अंदर। तो कॉमर्स और ट्रेड विद इन इंडिया जो कंपेयर टू GDP इंडिया में US और ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम माना जाता था, वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ेगा। महंगाई कम होगी, क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, उसकी वजह से महंगाई कम होगी। अगर आप चेक करो इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो है हमारा, जिससे हम इन्फ्लेशन को पैक करते हैं, वो काफ़ी कम रहा है। और ये मत बोलना कि सर 7-8% था, लेकिन कंपेयर्ड टू अदर इकोनॉमीज, जब दूसरे देशों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था। अब इसमें एक चीज़ और कही जा सकती है कि इसके मतलब नेगेटिव साइड्स क्या हैं। नेगेटिव साइड मैं इसकी आपको बताता हूँ, बड़ी एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, तो बोर हो रहे होंगे आप इतनी कहानी सुन के। नेगेटिव साइड इसकी सबसे बड़ी है कि हमने जो सोचा था GST में एक ही टैक्स रेट होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एज अ टैक्समैन मुझे भी नहीं पता कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है। HSN कोड चेक करो, ये देखो वो देखो, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बिजनेसमैन को सारा पता हो कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगने वाला है। तो सोच यही थी कि एक ही टैक्स होगा, एक टैक्स रेट होगा, यानी 10% है तो ये 10% सब पे लगेगा। लेकिन आपने कितने बना लिए, देख लो, आप गिन लो, 3 बना लिया, प्रीशियस स्टोन पे शायद 1 है, 1, 3, 5, 12, 18, 28 मल्टीपल टैक्सेस बना दिए। तो किस पे कितना लगता है वो हर बार चेंज हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे चेंज कर दिया जाता है। तो इसके लिए कहा जाता था कि ये थोड़ा सा मतलब उतना सिंप्लीफाई नहीं किया कि कॉम्प्लिकेटेड होगा सिस्टम। हमारा ऑब्जेक्टिव था GST से प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, बट यहाँ पे फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गया। अब इसके लिए जस्टिफिकेशन मैं दे चुका था कल भी कि भाई आप इंडिया जैसे देश में जो इतना डाइवर्स है, जहाँ पे इतनी इनइक्वालिटी है, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। आटे पे वो टैक्स नहीं लग सकता जो एक लैम्बोर्गिनी पे लगेगा, ठीक है, इन दोनों पे अलग अलग टैक्स लगना चाहिए। यही प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम होती है कि जो जितना ज़्यादा अमीर है वो उतना टैक्स पे करेगा, जो जितना गरीब है वो उतना कम टैक्स पे करेगा। इनहेरेंटली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रेग्रेसिव माने जाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा उसको पॉजिटिव एंड देने के लिए हमने मल्टीपल टैक्स स्लैब बना दिए कि भाई जो चीज़ें गरीब ज़्यादा यूज़ करेगा उस पर कम टैक्स लगाया जाए, और जो चीज़ अमीर लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, AC हो गए जैसे, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। फिर आता है 28% का बहुत बड़ा एक नेगेटिव मन है, 28% क्यों? तो आपको जान के खुशी होगी या पता भी नहीं होगा शायद अभी तक कि 99% आइटम्स जो हैं वो 18 एंड बिलो कैटेगरी टैक्स स्लैब में आते हैं। 28% में बहुत कम आती है। सीमेंट आता है, AC आता है, और हाई एंड कार्स और कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो 28 की कैटेगरी में आता है। टोबैको भी आता है, क्योंकि आप देख लो टोबैको क्या सिन गुड है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो डिस्करेज करने के लिए 28% टैक्स लगा लिया। और बाकी प्रोडक्ट्स का नाम ये लग्जरी है, ऑलरेडी लग्जरियस गुड्स है, तो उन पर 28% टैक्स है। अब एक इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि हम जो 18 वाली और 12 वाली जो टैक्स स्लैब है ना, उसको मर्ज कर लें। मर्ज करके हम या तो 12 कर लें या 14 कर लें, एक बीच में एक टैक्स स्लैब लाएं, ताकि जो 4 की जगह 3 बच जाए हमारे पास कन्वीनियंटली। 5, 12 और 28 ये 3 टैक्स स्लैब बच जाएं। तो इनको थोड़ा हमें धीरे 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 कंप्रेस करना होगा। ये फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा गोल होना चाहिए GST टैक्स रिजीम के अंदर। उसके अलावा एक सबसे मेजर हम इसमें फ्लॉ देखते हैं,
जब एनविजेज किया गया था, ये समझने वाली पॉइंट है कि जब हमने सोचा था कि जीएसटी कैसे काम करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से सीमलेसली पूरे इंडिया में फ्लो करेगा, तो उसके पीछे एक आइडिया था कि हम हर मंथ जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनसे टैक्स पे कराएंगे और 10 दिन के बाद जो उनका सेटलमेंट होगा उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं समझा चुका हूँ, पीछे से वीडियो को फिर से देख लो। आईटीसी का क्लेम जो है वो जो कंज्यूमर है, जो बिजनेस टू बिजनेस में ए बी सी मैंने आपको बताया था, ए ने बी को बेचा, बी जो है वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा जल्दी से जल्दी। लेकिन हर मंथ अगर टैक्स आपको रिटर्न भरनी है तो यू नीड अकाउंटेंट्स, यू नीड टू हायर मोर पीपल, तो कॉस्ट बड़ी ज़्यादा आती है और हर महीने बिल बनाओ, बुक मेंटेन करो, तो कम्बरसम काम हो जाएगा। तो सरकार ने बीच में क्या किया, 2 कैटेगरी बना ली। कुछ लोग जो छोटे बिजनेसमैन है वो 3 महीने में एक बार भरेंगे, जो बड़े बिजनेसमैन है वो महीने में एक बार भरेंगे। इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम आ गई। अगर छोटा बिजनेसमैन कोई है, उसको 3 महीने बाद टैक्स भरना है या अपनी रिटर्न भरनी है, तो उसका आईटीसी जो है वो अगला बंदा हर महीने क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, किसी बड़े बिजनेसमैन ने मेरे से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, मैं 3 महीने बाद रिटर्न भरूंगा, तब तक सरकार के खाते में वो पैसा नहीं गया, तो आगे वाला जो बंदा है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इसकी वजह से आईटीसी फ्रॉड बड़ा ज़्यादा हो रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है जीएसटी रिजीम में, तो उसको लेकर के हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पोर्टल है जीएसटीआईएन, उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं, वो जल्दी क्रैश कर जाता है, तो उसको भी फर्दर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसको इंप्रूव करने का, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, जो आईटीसी फ्रॉड हो रहे हैं उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी है, कंट्रोल करने की, और सीमलेस वे में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ट्रांजैक्ट हो जाए वो इंश्योर करना है। और हमारी जो टैक्स लैब्स हैं उनको फर्दर, स्पेशली जो मैंने 2 बताई, उनको मर्ज करना है। ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है जो अभी अंडर द पाइपलाइन है, इस पर थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो ये जल्दी हो भी जाएगा। तो ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि इस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और एडवांटेज आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उसमें क्या है, और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू स्पीक अबाउट नाउ। जीएसटी का एक मोटे तौर पे मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूँ। उसके बाद भी कोई सवाल हो तो यार कमेंट्स में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की उनकी, आपके कमेंट्स में। तो आप भी थोड़ा बहुत रिसर्च करें गूगल पे, कहीं और जहाँ से आपको मिलता है। और कल के लिए एक्साइज, जो जेएनके का एक्साइज एक्ट है उसके बारे में भी हल्का फुल्का बताऊंगा, रीसेंट रिफॉर्म्स जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने लाए उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा, ताकि थोड़ा सा आप वेल प्रिपेयर्ड रहें इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।